हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, बिजनेस स्टडीज की वहीं से बात स्टार्ट करेंगे जहां पर छोड़कर गए थे। हमने मनी मार्केट के बेटा 4 इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए हैं। एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट की चर्चा करनी है बेटा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ सैंपल पेपर की बात। बेटा, एक तो हम एग्जाम आइडिया करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट खरीदना, ठीक है ना, लेटेस्ट एडिशन। एमआरपी इस पे 540 है जी। नहीं नहीं, ये पंगा मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, कभी भी नहीं लेना चाहता। दूसरा बेटा, अरिहंत के सैंपल पेपर है ये चैप्टर वाइज, ठीक है ना बेटा। चैप्टर वाइज करने का फायदा क्या है, ये पिछले 12 इयर्स के पेपर है सीबीएसई के, पर इसको जो प्रिंट किया गया वो चैप्टर वाइज किया। पिछले 12 साल के पेपर करना सीबीएसई के। सर मुझे लगता है एक आदमी पिछले 12 साल के पेपर ही कर लेना तो ही उसको बहुत कुछ आता होगा पेपर में, और कुछ भी ना करे चाहे, ठीक है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हम नोट्स भी करेंगे, एपीसी से केस स्टडी करेंगे, वो तो करेंगे करेंगे, एग्जाम आइडिया करेंगे, साथ ही साथ 12 ईयर्स के पेपर करेंगे, ठीक है। कोई जल्दी तो नहीं है ना, जनवरी में पेपर तो दे देना तो हमें, ठीक है ना। नहीं, मेरी जान पे बड़ी आफत करके रखते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म कर दो, ठीक है ना। बाबू मेरे पास तो जादू की छड़ी नहीं है, बहुत सारे टीचर्स के पास और है, ठीक है ना। मुझे तो ये लगता है बेटा आराम से कराऊंगा, लेकिन 15 फरवरी भी आ जाएगी, पर इतना करा दूंगा कि बेटा हर क्वेश्चन पेपर में आता होगा, ठीक है जी। मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है। एक बात और बेटा, कोशिश ऐसी करो कि ट्यूनिंग बिठाओ, 2 बच्चे मिलके ले लो, 2। क्या करोगे इतना पैसा खर्च करके, ठीक है। मतलब देख लो, बाकी तो आपकी चॉइस है, मतलब मैं तो कह सकता हूँ, मेरी तो कमीशन तय नहीं है ना, ठीक है ना। तो आपकी चॉइस है बेटा, 2 बच्चे मिलकर ले लो, एक तो ज्यादा अच्छा, बाकी फिर भी आपने देखना है। अगर आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही कहीं तो अकेले अकेले ले लो, ठीक है जी। ठीक है, मेरी तो बैठ ही नहीं रही। लो जी बेटा, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे। बाबू हमने मनी मार्केट के 4 इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को? टेबल, कमर्शियल पेपर और मनी, कोई प्रॉब्लम किसी की? चलो बेटा फिर बात को आगे बढ़ा देते हैं। अगर आपकी किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल बिल, या बेटा तो बस अब बिल्कुल से हो जाओ बेटा। कमर्शियल बिल्स की बात कर रहे हैं या सी बिल्स कह लो। बेटा आपने ना बिल ऑफ एक्सचेंज करके कभी कोई चैप्टर पढ़ा है? अकाउंट्स में था वैसे 11th में, पर तुम्हारे टाइम पर कट था, ठीक है ना। पर बेटा बहुत सारी चर्चा आपने 12th क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड सुन ली होगी। टीचर्स एडमिशन में बेटा बात आई है, में भी एडजस्टमेंट आती है इसकी। तो बेटा मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत मेरे को बताना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ। सामने देखना प्लीज मेरी तरफ, पहले सुन लो ना आराम से, फिर पढ़ते रहना नोट्स। बेटा ए और बी 2 पार्टीज हैं, ठीक है ना। ए बेटा बी को ना उधार पर गुड्स बेच दिया, ठीक है, यानी कि बेटा बी ने ए से उधार पर गुड्स खरीद लिया, ठीक है। ए ने कहा भाई देख मुझे ना तेरे ऊपर डाउट है कि तू ये मेरे पैसे नहीं देगा, ठीक है ना, तो कोर्ट कचहरी आ जा बस फटाफट से, मैं तेरे ऊपर एक बिल लिख रहा हूँ, साइन करके जा, एक्सेप्ट करके जा कि तूने मेरे पैसे दे दिए। भाई मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू काम बना रहा, ठीक है मैं आ जाता हूँ, साइन कर जाता हूँ। ए ने बिल लिखा, ए ने बिल में ही लिखा कि मैंने फला फला इनवॉइस नंबर से फला फला डेट को आपको फला फला रुपए का गुड्स बेचा, ठीक है ना, और आपने मेरे इतने पैसे देने हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि 2 महीने के बाद मेरे पैसे। बी ने उस बिल को ढंग से पढ़ा और सिग्नेचर कर दिए बेटा कोर्ट कचहरी, ठीक है। बेटा कोर्ट बीच में इन्वॉल्व हो गई, एक एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपको 2 साल के बाद, मान लो वो बिल 20,000 रुपए का, कि 20,000 रुपए आपने 2 महीने के बाद देने, ठीक है बेटा। जिस दिन बी इस बिल को साइन कर देता है कोर्ट में आकर, उस दिन ना ये बिल ट्रेडेबल हो जाता है, यानी कि इस बिल का ना व्यापार हो सकता है। इस बिल को बोलने लगते हैं ट्रेड बिल। इस बिल का बेटा व्यापार हो सकता है सच में, यानी कि अगर मैं एक बात करूं, अगर 20,000 तो ये भी कर सकता है कि सी को बिल दे दे 20,000 का बिल, 3 महीने के बाद जाइयो 20,000
किस लेवल का व्यापार हो सकता है इस बिल से। बी के सिग्नेचर के बाद इस बिल को हम बोलने लगते हैं ट्रेड बिल। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। मैं कहता हूं व्यापार नहीं किया आपने, जबकि ये ट्रेडेबल था, आपने किया नहीं, लेकिन एक के बाद ना एक को पैसे की जरूरत पड़ गई बहुत अर्जेंट, 20,000 कि वो तो अभी एक मंथ हुआ है तो वो तो देगा ही नहीं मिलना। उसने क्या किया, एक बैंक के पास चला गया, कहता बैंक ये बिल को ना डिस्काउंट कर दो। अगर आपको याद हो ये टर्म बहुत जगह आ चुके हैं, इसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा डिस्काउंट करने का क्या मतलब होता है समझाता हूं। उसने बैंक को कहा बैंक ये 20,000 रुपए का बिल है, अभी 1 महीना पता है इस बिल के मैच्योर होने में, 1 महीने के बाद उससे अर्जेंट जरूरत है पैसों की, वो दे दो। बैंक कहेगा मैं दे तो दूं पर मैं दूंगा 19,000 रुपए, 20 नहीं दूंगा। आपने कहा बैंक ऐसा क्यों, बिल तो 20,000 रुपए का है। बैंक कहेगा भाई मैं ब्याज कमाने के लिए बैठा हूं, मेरी मेन इनकम इंटरेस्ट है, मैं 19,000 आपको दूंगा और 19,000 के 20,000 लूंगा, 1,000 रुपए में ब्याज कमाऊंगा, क्योंकि 19,000 1 महीने तक करोगे, मुझे 1 महीने बाद ही मिलेगा ना। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, तो 19,000 रुपए आप आज 19,000 बैंक से ले आए और बैंक 1 महीने के बाद जाएगा और उसको 20 से मिलेंगे 20,000 रुपए। बैंक क्या कमाएगा, 1,000 रुपए ब्याज के कमाएगा इस पूरी ट्रांजैक्शन। बेटा जिस दिन आप किसी कॉमर्शियल बैंक कराते हो उसी दिन ये ट्रेड बिल अपना नाम बदल देता है, इस ट्रेड बिल का नाम है कॉमर्शियल। डिस्काउंट किया है इसीलिए इसका नाम कॉमर्शियल बिल्स हो जाता है। बस इतनी सी बात थी, ठीक है, समझ में आती है बेटा बात, कॉमर्शियल बिल्स क्या चीज है। बस 1 मिनट रीड करके बताता हूँ की बात हो क्या, फिर मैं बड़ा नहा के आया करूं, फिर मच्छर नहीं काटते। क्या हो गया, कितने हो गए, पिटेगा है ना, नहीं आ रहा ना, नहीं वो तो पता है, अरे उसकी भाई जिस हिसाब से वो गिरा है ना, मुझे लगा कि मांस फट गया मेरे का भाई, सच में। लोग उत्तर बढ़ाते हैं बात को आगे। बेटा अब यहां से ना थोड़ा टेक्निकल होना शुरू हो जाएगा बेटा चैप्टर, ठीक है ना जी। अब बहुत सारी बातें आपसे कंफर्म भी करानी है मैंने, पुरानी 1-2 झूठ भी बोले हुए हैं, वो झूठ भी ठीक कराने हैं आज, ठीक है जी। मगो पहले मैं बात कर देता हूं बेटा, सामने देखेंगे प्लीज। पहले बेटा मैं बात कर देता हूं मनी मार्केट के इंट्रोडक्शन की। बेटा जब आप नोट्स देखोगे ना, जहां मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, वहां मनी मार्केट के ऊपर ना 4 लाइन लिखी है मैंने, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है, वो लिखी तो हुई है 4 लाइन, मैंने ना सीधा इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने शुरू करे थे, ठीक है जी। सबका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है कराने का। अब सुन लो बेटा, वो 4 लाइन कंफर्म करता हूं, प्लीज मेरी तरफ देखो। बेटा मैं आपसे पूछूं मनी मार्केट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन किस किस ने पार्टिसिपेट किया, देखो याद करो टी बिल्स। बेटा क्या आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी टी बिल्स में, ठीक है। याद करो कॉमर्शियल पेपर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, क्या कॉर्पोरेट कंपनीज इन्वॉल्व थी। याद करो कॉल मनी, बेटा क्या कॉमर्शियल बैंक इन्वॉल्व थे। बेटा याद करो सीओडी, कॉमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेन इन्वॉल्व थे। याद कर लो बेटा, अभी आपने पढ़ा कॉमर्शियल बिल्स, अगेन कॉमर्शियल बैंक इन्वॉल्व थे। यानी कि बेटा मनी मार्केट में ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट कैसे लोगों की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट, कॉमर्शियल बैंक की इन्वॉल्वमेंट, थोड़ी बहुत ही कॉर्पोरेट्स की इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट, सब दिखाई दे रहा है। शायद मार्केट के सबसे तगड़े प्लेयर्स बेटा एक ही जगह पर बैठे हुए मनी मार्केट में, दिखाई तो दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा जो मैं बात बोल रहा हूं,
ठीक है ना। एक और पर्सन जो दिखाई नहीं देता, मैं उसकी बात करना चाहता हूं, म्यूचुअल फंड। बेटा मनी मार्केट में बहुत ज्यादा हमारा डिस्कशन है, मैं कर देता हूं। बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है, पर पता होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, जब नाम आया है तो बेटा पता भी होना चाहिए क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड के बारे में एक ही बात जानते होते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, ठीक है ना। टीवी में सुन सुन के पक चुके हैं, ठीक है ना। वो अब वो बता देता हूँ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। बेटा म्यूचुअल फंड इज द पैनल ऑफ एक्सपर्ट। बेटा म्यूचुअल फंड कोई भी हो, वो क्या है बेटा, एक्सपर्ट का पैनल है। जहां एक एक्सपर्ट हो सकता है, जहां दो एक्सपर्ट हो सकते हैं, जहां पांच एक्सपर्ट हो सकते हैं, 10 एक्सपर्ट हो सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जिन्होंने अपने अपने म्यूचुअल फंड चलाए। बताता हूं, एक्सेस एक्सेस के कम से कम मार्केट में 10 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है अलग अलग, और सबके लिए अलग अलग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। एक फंड का नाम है एक्सेस स्मॉल कैप फंड, एक फंड का नाम है एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एक्सेस मिड कैप इक्विटी फंड। बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। एक्सेस के ये अकेले 10 से ज्यादा, तो और सबके लिए अलग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ये एक्सपर्ट करते क्या है, सुनो बेटा। आप सब लोग जिनको शेयर मार्केट की समझ नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है और वो कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट नहीं है, तो ऐसे लोग बेटा म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या करता है, क्योंकि बेटा वो पैनल ऑफ एक्सपर्ट है, वो बेटा इन्वेस्ट करता है मार्केट में, ठीक है ना। बेटा एक्सपर्ट हैं, भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में लॉस नहीं हो सकता, लॉस वहां पर भी हो सकता है, पर ज्यादातर नहीं होता। समझ में आ रही है बेटा। अब कोविड जैसे सिचुएशन क्या होगा, मेरे पास म्यूचुअल फंड लॉस दिखाना शुरू कर दिया था, ठीक है, दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन डबल तेजी से रिकवर भी हो गया था। समझ में आ रही है बेटा बात। अब वो क्या करते हैं, देखो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स का पैनल है बेटा। एक्सपर्ट बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं, और मैं हमेशा बैच में बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट के बाकी नियम्स आपको नहीं जानने, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पहला नियम हमेशा सबको जानना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का पहला नियम है, डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बेटा सारे पैसे मत डालो, सारे अंडे एक बैग में मत डालो, एक फूटेगा सब खराब कर देगा। तो बेटा एक्सपर्ट भी यही करते हैं, वो बेटा खाली शेयर नहीं खरीदते हैं, और शेयर खरीदते भी हो तो खाली एक कंपनी का नहीं खरीदते हैं। पहली बात तो सारे पैसों के शेयर नहीं खरीदते। आप सबने दो हजार रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करो म्यूचुअल फंड में, और उस म्यूचुअल फंड के बाद 10,000 करोड़ आते हैं बेटा हर साल के। 10,000 करोड़ मान लो हर साल आता है। और ये नहीं करते 10,000 कंपनी के शेयर खरीद के बैठ के 2,000 करोड़ के शेयर खरीदेंगे, वो भी अलग अलग कंपनी के। 2,000 करोड़ के टी बिल्स खरीदेंगे, फिक्स्ड जगह पर भी इन्वेस्ट करते हैं या कोई रिस्क ना हो। 2,000 करोड़ का गोल्ड खरीदेंगे, 2,000 करोड़ की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कुछ बैंक की एफडी आरडीज में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ इंश्योरेंस के प्लान। एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, कोई बेटा इन्वेस्टमेंट की एक जगह फिक्स नहीं है, बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट की। क्या करते हैं एक्सपर्ट्स, बेटा पैसा इकट्ठा करते हैं जितना भी थोड़ा यहाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ, ठीक है ना। हमारी मम्मी को क्या करना है, हमारी मम्मी को पैसे की एफडी करानी है, पापा की जेब में से जितने आए सबकी एफडी होगी। मम्मी को भी समझा दो, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्या ही रिटर्न आएगी, 6% के पीछे ही बैठे रह जाओगे बस, और पूरे साल भर इंतजार करते रहोगे। सबसे पुअर इन्वेस्टमेंट लगती है मुझे एफडी। तो समझ में आती है बेटा बात। म्यूचुअल फंड कैसे इन्वॉल्व है, खरीदते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी, ठीक है ना। जब वो बेटा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वो एक रिस्की जगह है, तो अपने रिस्क को कोप अप करने के लिए उतना ही पैसा टेबल्स में भी इन्वेस्ट करते हैं कि वहां रिस्क कवर हो जाए और एक फिक्स्ड रिटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आता है।
समझ में आया? कैसे इन्वॉल्व है म्यूचुअल फंड मनी मार्केट में? बढ़ाएं बात को आगे बेटा, सब सामने देखेंगे। बाबू फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट थे, फटाफट से याद करो, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, फटाफट से बताओ कौन से? मनी मार्केट और सर फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट थे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। बेटा क्या बेसिस था क्लासिफिकेशन का? मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द सिक्योरिटीज। बेटा हर वो सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर है वो मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं, और हर वो सिक्योरिटी जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है वो कहां ट्रेड होते हैं? कैपिटल मार्केट में। ठीक है जी, मनी मार्केट हमने 5 इंस्ट्रूमेंट पढ़े, कैपिटल मार्केट के 3 इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराने हैं और आपको पता भी होंगे। बेटा डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, इन तीनों का ही मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से बहुत ज्यादा है, तो ये तीनों कहां ट्रेड होते हैं? कैपिटल मार्केट में ट्रेड होते हैं। ठीक है जी, अब पहला झूठ जिसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। बेटा मैंने आपसे 2 झूठ बोले, मैं दोनों क्लियर करने आज ही, पहला मैं क्लियर करने जा रहा हूं। मैंने आपसे बोला था फाइनेंशियल एसेट्स 3 होती हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। नहीं बेटा, अब क्या कर लो बेटा, अब याद कर लो, फाइनेंशियल एसेट्स 3 नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स 8 होती है। कैसे? बेटा फाइनेंशियल एसेट्स वो होती है जो फाइनेंशियल मार्केट में बिकती हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट में ये 5 भी बिकती हैं और ये 3 भी बिकती हैं। ये 5 कौन सी हैं? टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल बिल्स। ये 5 और ये 3 भी बिकती हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स बिकती हैं, वो फाइनेंशियल एसेट्स ये भी हैं और फाइनेंशियल एसेट्स ये भी हैं, सबको मिला तो बेटा ये 8 बिकती हैं। क्लियर है बेटा बात? समझ में आ गई उत्तर बात? पक्का से क्लियर हो गया? फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? पहला झूठ क्लियर हो गया, दूसरा भी कर देते हैं 5-7 मिनट। तो बाबू बढ़ाओ बात को आगे, इधर देखना मेरी तरफ। कैपिटल मार्केट के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट का नाम है प्राइमरी मार्केट, दूसरे का नाम है सेकेंडरी मार्केट। पहले का नाम है प्राइमरी मार्केट, दूसरे का नाम है सेकेंडरी मार्केट। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ। बेटा देखो कैपिटल मार्केट में क्या बिकता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। तो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या बिकेगा? बेटा यही तीनों बिकेंगे। फिर फर्क क्या इन तीनों में, मतलब इन दोनों में? बेटा इन दोनों में फर्क पता है क्या है? जब भी पहली बार इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर बिकेंगे, बिल्कुल पहली बार, बिल्कुल नए ब्रांड न्यू बिकेंगे, जब पहली बार बिकेंगे तो कहां बिकेंगे? प्राइमरी मार्केट। उसके बाद दोबारा कहां बिकेंगे? जब वो पुराने हो जाएंगे तो सेकेंडरी मार्केट में बिकेंगे। बिकेंगे यही तीनों इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी मार्केट में भी यही तीनों बिकते हैं, सेकेंडरी में भी यही तीनों बिकते हैं। बेटा जब बिल्कुल नए बिकते हैं तो कहां बिकते हैं? प्राइमरी मार्केट में। और एक बार पुराने हो जाए, सेकेंड हैंड हो जाए, फिर कहां बिकते हैं? सेकेंडरी मार्केट में। काम की बात। बेटा इसका एक दूसरा नाम भी है, प्राइमरी मार्केट का एक दूसरा नाम भी है, इसका नाम रखा गया न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट। सब नाम ऐसा क्यों रखा गया न्यू इशू मार्केट? क्योंकि बेटा नया ही शेयर बिकता है यहां पर, नया ही डिबेंचर बिकता है यहां पर, नया ही प्रेफरेंस शेयर बिकता है, इसलिए इसका नाम हो गया न्यू इशू मार्केट की नई चीज बिकती है यहां। तो समझ में आएगी बेटा बात? बाबू इसका भी क्या दूसरा नाम है? हाँ बेटा इसके दो दूसरे नाम है। अब सेकेंडरी मार्केट के 2 दूसरे नाम है, एक नाम है बेटा स्टॉक एक्सचेंज और एक बेटा नाम है शेयर मार्केट। तो बेटा अब वो झूठ भी क्लियर हो जाने वाला है जो पहला बोला था। मैंने आपको बोला था बेटा फाइनेंशियल मार्केट शेयर मार्केट है, पर बेटा ये झूठ है, ये भी बता दिया था कि झूठ है। बाबू यानी कि ये समझो फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सॉरी शेयर मार्केट तो बहुत छोटी सी चीज है, फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत बड़ी है। शेयर मार्केट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कितनी बड़ी होगी फाइनेंशियल मार्केट सोच भी नहीं सकते आप। एक बेटा वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, ठीक है ना, जिन्होंने देखी उनको आइडिया होगा। बेटा लोग ना इसी में घुसे रह जाते हैं,
जबकि ये मार्केट अकेले इससे 10 गुनी बड़ी है। मनी मार्केट स्कैम 1992 में बोलते हैं वैसी बातें, अगर आपने ढंग से देखी है वेब सीरीज। लोग शेयर मार्केट में घुसे रह जाते हैं भाई साहब। ये मार्केट मनी मार्केट तो बहुत समुंदर है, ठीक है ना जी, लोगों का ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। बेटा फाइनेंशियल मार्केट का ना, मैं शुरू में झूठ क्यों बोला मैं आपको ये भी बता देता हूं। बेटा मेरे लिए ना बहुत मुश्किल है इसको डिफाइन करना, और कोई डेफिनेशन है भी नहीं आपके पास। तो मैं इसको डिफाइन करता कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, इसके फंक्शन समझाता कैसे, मुझे और समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने जान के झूठ बोला कि ये शेयर मार्केट है। नाम सबने सुना था, मैंने कहा मैं इसे सही क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो बेटा अब इसकी डेफिनेशन थी भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आया बेटा। स्टॉक एक्सचेंज एक छोटा सा टुकड़ा है फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत बड़ी चीज हो गई। ओके बात, अब दोनों झूठ मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है जी। मेरी तरफ देखना प्लीज। अब बड़े काम की बात बाबू, मनी मार्केट के आपको पार्टिसिपेंट्स पता लग गए कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी अथॉरिटी है, आरबीआई जैसी अथॉरिटी है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सब तगड़े लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये भागते हैं क्या कभी? जिन लोगों के मैंने नाम लिए, गवर्नमेंट भाग जाती है? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, इंडिया से तो आज तक कभी ये भी नहीं हुआ, होएगा भी नहीं, ठीक है ना सर, ये नहीं भागते कभी लोग, ठीक है जी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, शेयर मार्केट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, तो कोई बताएगा मेरे को? शेयर मार्केट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? भाई यहाँ तो समझ में आया ना, पार्टिसिपेट करने वाले लोग कौन है। भाई सबसे पहले तो कंपनीज है, भाई सबसे पहले तो कंपनीज हैं जिनके शेयर बिकते हैं, पहले तो वही इन्वॉल्व है। बेटा बैंक्स, बैंक्स कह लो, साथ ही साथ कह लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा कोई मुझे बताएगा बैंक क्यों इन्वॉल्व है? यू कांट बाय शेयर इन कैश, अलाउड ही नहीं होता। कैसे खरीदते हो? बैंकिंग चैनल से खरीदते हो। समझ में आई ना बेटा बात? 1 रुपया भी कंपनी शेयर का कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और ना आप कैश खरीद पाओगे। तो बेटा बैंक से इन्वॉल्व है, दिखाई दे रहा है बेटा। ब्रोकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, मैं एक दिन लगाकर बेटा आपको बताऊंगा जरूर अंडरराइटर कौन है। अभी समझो बेटा एक ही बात है। बेटा ब्रोकर और अंडरराइटर कैसे इन्वॉल्व है? बेटा ये कंपनीज के शेयर बिकवाते हैं और अपनी ब्रोकरेज खाते हैं, ये भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना जी। बेटा क्या स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है? स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, शेयर मार्केट खुद भी तो इन्वॉल्व है बेटा। इसके प्लेटफॉर्म के बिना कैसे खरीदोगे और बेचोगे? इसी का प्लेटफॉर्म यूज करके बेटा खरीदो और बेच कर रहे हैं। बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं आपसे, प्लीज सामने देखना। रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लो मेरे को इन पे बात करनी है, प्लीज सामने देखना। बेटा रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी तो इन्वॉल्व हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है? बेटा चुटरम पुटरम इन्वेस्टर, हम हमारे जैसे जो 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं एक दिन भर की, हम रिटेल इन्वेस्टर्स ही तो हैं। बाबू मैं कहता हूं एक शेयर रिलायंस का है, ठीक है ना, जिसकी कीमत कुछ भी समझ लो 2500 के आसपास है। बेटा आप कितने खरीद सकते हो? एक रिटेल इन्वेस्टर क्या, 1 2 4 5 10 20 100 1000, बस 1000 भी बहुत बड़ी बात है, 25 लाख रुपए की खरीदना शेयर बहुत बड़ी बात है। तो बेटा हम सबकी कैटेगरी रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो बेटा कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी में खरीदते हैं और स्मॉलर क्वांटिटी में शेयर्स को बेचते हैं, उन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो बेटा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? समझ में आ गया होगा नाम से, बेटा जो बल्क में खरीदते हैं और बल्क में बेच लेते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है म्यूचुअल फंड्स। जब किसी कंपनी पे मेहरबान होते हैं तो भाई एक एक दिन में ही ऐसी ऐसी, आपको बता देता हूं, एनएससी की वेबसाइट पर रोज शाम को बल्क डील्स अपलोड होती है 7 साढ़े 7 बजे। जाओ वेबसाइट में बल्क डील की पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करो, एमएस एक्सेल के फॉर्मेट में आती है, पता लगता है किस किसने कितनी कितनी बड़ी डील करी। एक एक दिन ऐसा भी होता है जिसमें बेटा 1-1 करोड़ शेयर खरीदे गए होते हैं, एक एक कंपनी के, एक ही कंपनी के। तो बेटा ऐसी डील करने वाले लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं।
जो बल्क में खरीदते हैं, कंपैरेटिवली बल्क क्वांटिटी खरीदते हैं और बल्क बेचते हैं। और रिटेल क्या होता है, कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी खरीदते हैं और स्मॉलर क्वांटिटी बेचते हैं। बेटा इंडियन शेयर मार्केट में क्या सिर्फ इंडियन से इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं बेटा, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ था तब से बेटा परमिटेड है, वर्ल्ड वाइड कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। ठीक है बेटा, अब उसी में एक नाम आता है बेटा FII, और बोलना नहीं है, मैं बोलूंगा FII, अभी बस बोल रहा हूं, पूरा नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो ये तो समझ में आएगा होगा कि बेटा बल्क में खरीदते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखो बेटा, मैं बड़े काम की बात करता हूँ। कई बार ऐसा होता है बेटा, फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडिया के म्यूचुअल फंड एक्सिस के हैं, HDFC के हैं, निपॉन के हैं, रिलायंस के हैं, ऐसे बेटा फॉरेन के भी तो हैं। कई बार बेटा फॉरेन के म्यूचुअल फंड को आपकी कंपनी पसंद होती है इंडिया की, तो बेटा यहां पर बल्क में खरीदना चाहते हैं, तो बेटा उनको हम बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एक तो बल्क में खरीदते और हैं भी फॉरेन के, ठीक है ना। और मैंने पिछली बार आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया था, मैं बता देता हूं। जब कोविड हुआ और HDFC बैंक का शेयर टूटना शुरू हुआ, तो HDFC बैंक का शेयर एक स्टेज ऐसी आ गई थी सर 600 रुपए के आसपास आ गया था, ठीक है ना। अभी शायद 1800 के आसपास है, 1500 से 1800 के बीच में, 600 के आसपास आ गया था। तो बेटा चाइना का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक RBI है, तो चाइना के सेंट्रल बैंक ने 1 करोड़ शेयर खरीदने चाहे थे HDFC के। वो बात की है बेटा कि हुआ क्या, पर उसने बेटा डील पेश की थी 1 करोड़ शेयर खरीदने की। तो क्या बेटा फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं इंडियन शेयर मार्केट में? सर व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? ग्लोबलाइजेशन के बाद सब अलाउड है। समझ में आया बेटा FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है, रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है, ये समझ में आ गया। डन, बढ़ाएं बात को अब आगे पक्का से। चलो जी बाबू, अब मेरे पास ना एक डिफरेंस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का। नोट्स निकाल लो फटाफट से, ये 5 मिनट का मुद्दा है, ये खत्म करेंगे बेटा। नोट्स निकाल लो फटाफट से। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 93 पर निकालना बेटा। दिखाई दे रहा डिफरेंस? बेटा ये डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में नहीं है NCERT में, तो मैंने भी टेबल की फॉर्म में इसको प्रेजेंट नहीं किया, ऐसे ही प्रेजेंट है, ऐसे ही लिखना है बेटा। बाबू पहला बेसिस जो यूज हुआ है वो क्या है? पार्टिसिपेंट्स। मैंने अभी पार्टिसिपेंट्स बताए हैं बहुत अच्छे से, सब सामने देखना बेटा। मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बोलो, RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड। डन है बेटा। कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ये लिखे हुए, कंपनीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, अंडरराइटर, स्टॉक एक्सचेंज, वो रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जितने याद रहते हैं उतने लिखते हैं। है पार्टिसिपेंट्स दोनों के। सेकंड क्या लिखा गया बेटा? फटाफट बोलो। इंस्ट्रूमेंट। क्या इतना आलस क्या मचा रहे हो? इंस्ट्रूमेंट पता है ना? 5 टी-बिल्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, कॉल मनी, COD। ठीक है रिटर्न। बाबू इसके इंस्ट्रूमेंट ये लिखे हुए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स। ये पॉइंट ना पूरा नहीं है नोट्स में, पूरा कर लेना। एक लाइन मिसिंग है इसकी, वो कर लेना पूरी, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ाओ जी। थर्ड क्या लिखा गया? इन्वेस्टमेंट आउटले। मेरी तरफ देखना, पहले मेरी तरफ देखो बेटा। ऐसा बोलता है नोट्स इन्वेस्टमेंट आउटले में कि अगर आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, इट विल एंटेल्स ह्यूज सम ऑफ मनी। अगर आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा आपकी जेब से जाने वाला है। एंड फॉर कैपिटल मार्केट बहुत कम पैसा रिक्वायर्ड है। देखो आउटले का मतलब क्या होता है? आउटफ्लो होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी जेब से। कहता है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कैपिटल मार्केट सस्ती है, यहाँ इन्वेस्ट अच्छे से हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा। कहता है यहाँ करना है, यहाँ महंगा है। देखो बेटा एक एग्जाम्पल दिमाग में हमेशा उतार लो इस चीज को समझने के लिए। बेटा मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है टी-बिल्स। अगर एक खरीदना है ना तो 25,000 का है, 25,000 है, उसके मल्टीपल में ही तो इशू होता है। तो सर क्या यहाँ ठीक ठाक सम चला जाएगा मेरी जेब से अगर एक भी खरीदना हो? जाएगा ना। लेकिन बेटा कैपिटल मार्केट में या शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, कुछ क्या मैं कम से कम 10 तो बता ही दूंगा तुम्हारे को,
10 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर 1 रुपए से भी कम है, 1 रुपए से भी कम है, कुछ पैसों में शेयर है। तो भाई खरीद लो 50 पैसे, तुम तो पूछते भी नहीं, 50 पैसे शेयर मिलता है 50 पैसे में, ठीक है जी। और अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर 100 से अंडर, बतेरी कंपनियों के शेयर हैं जो अच्छी कंपनियां हैं, और 100 के अंडर अंडर शेयर है। तो ये मत कहना कि कैपिटल मार्केट में सस्ती नहीं है, बहुत सस्ती मार्केट है, क्या इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है। एक शेयर देखना बेटा भी फटाफट, चलो गूगल करो, जो भी फोन चला रहे हैं, ठीक है ना, फोन निकालो, चलो गूगल करके सबको रेट बताओ इस शेयर का। शेयर प्राइस ऑफ जॉन फार्मा, एक शेयर है जॉन फार्मा है, देखो फटाफट से बताओ, बताओ यार, इनको बताओ सब बच्चों को। शेयर प्राइस ऑफ जॉन फार्मा 50 पैसे, लो सुनो, अठन्नी का शेयर है भाई। एक और बताओ यार, मेरे को पता नहीं है अभी चल रहा है कि नहीं। शेयर प्राइस एमवीएल, एमवीएल कंपनी का नाम होगा, एमवीएल शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1 पैसे का शेयर, 1 पैसे। एक और देखो, शेयर प्राइस ऑफ सावरिया, ऐसे लिखा होगा SANWARIA, सावरिया, इस कंपनी का देखना 5 पैसे। 5 पैसे का शेयर आता है, 1000 लेके बोल दो 50 रुपए के, कुछ होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, क्या टेंशन है, 50 में कहीं जाते नहीं रहे, 1000 तो लेके बैठो ऐसी कंपनी के शेयर, 1000 क्या बल्कि 1 लाख लेके बैठो, क्या हो गया, 5 ही तो चले रहेंगे, भूल जाओ, ये समझो कभी खरीदा ही नहीं था, ठीक है ना, और 20 साल के लिए भूल जाओ, क्या पता कुछ हो जाए। चलो ठीक है, लेट इट बी, ठीक है ना, वो तो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? मैंने बता दिया कि बेटा ये मार्केट में आना है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, और इस मार्केट में आना है तो इन्वेस्टमेंट कम से भी काम चल जाएगा। 3 डिफरेंस क्लियर, पक्का से। 4th वन देखना पुत्र, ड्यूरेशन, सर समझ में आ गया होगा, वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। इधर देखना सर, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए है, याद है, 1 साल के अंदर में सब कुछ वापसी होना है बेटा। यहां पर मीडियम टर्म सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बेची जाती है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ाओ बात को। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी। अब ये बहुत काम की बात है, यहाँ बच्चों की प्रॉब्लम आ सकती है, प्लीज सामने देखना बेटा। मैं बोलूं मनी मार्केट इज हाईली लिक्विड मार्केट, लिक्विडिटी समझते हो ना, लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। बेटा इट इज अ हाईली लिक्विड मार्केट, बहुत लिक्विड है, 1 साल के अंदर अंदर तो बेटा आपके पैसे मिलने ही है ना। कुछ कुछ सिचुएशन में, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट में तो 1 ही दिन में पैसे वापस मिल जाते हैं, याद करो कॉल मनी। इससे ज्यादा लिक्विड मार्केट क्या लोगे भाई, मैक्सिमम टेन्योर 1 ईयर है, और कुछ कुछ सिचुएशन में 1-1, 2-2 दिन में भी पैसे वापस आ जाते हैं ना। तो बेटा इससे तो लिक्विड कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। लेकिन बेटा कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी गेट रेस्ट्रिक्टेड, लिक्विडिटी नहीं है। अब यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठने वाला है, ठीक है ना। आप मेरी लेग पुलिंग करो, उससे पहले मैं अपनी लेग पुलिंग खुद कर लेता हूँ। बेटा बच्चे हमेशा मुझे कहते हैं, अभी तो जब आप फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन पढ़ा रहे थे तब आपने पढ़ाया कि शेयर 1 सेकंड में बिक जाता है, तो लिक्विडिटी कहां रेस्ट्रिक्ट हो गई? सर मैंने पढ़ाया था ना, तीसरा फंक्शन था प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, कि फाइनेंशियल एसेट्स सेकंड्स में बिक जाती हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। बेटा बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं बात कि आप कह रहे लिक्विडिटी रेस्ट्रिक्ट होती है, कहां रेस्ट्रिक्ट होती है? कुछ दिन पहले आपने बोला सेकंड्स में शेयर बिक जाता है। बेटा अलग एंगल से लिखा गया, थोड़ा सा ये समझो। देखो शेयर मार्केट में होता क्या, पहले ये समझो। खुशी ने शेयर बेचा, ये दुनिया के पता नहीं किस कोने में बैठी हुई है, और बेटा मैंने शेयर खरीद लिया, इसको पैसे देने वाला मैं हूं, ठीक है ना। या फिर मैंने शेयर बेचा, विशेष ने शेयर खरीद लिया, बेटा मुझे पैसे देने वाला विशेष है, ठीक है। लेकिन इस बात को समझो बेटा, अगर मुझे कंपनी से पैसे चाहिए, मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, मुझे रिलायंस से पैसे चाहिए, क्या बेटा रिलायंस मुझे जिंदगी भर भी पैसे देती है वापस इक्विटी शेयर के? बेटा इक्विटी शेयर का नियम फिक्स है,
ठीक है ना। और मैं हमेशा पूछ रहा हूँ बेटा, अगर किसी को इस चीज में दिक्कत है, किसी को नहीं पता इक्विटी शेयर के बारे में डिटेल, तो मुझसे पूछ लेना बेटा। पूरी जिंदगी भर इक्विटी शेयर के पैसे कंपनी वापस नहीं करती। ये उस एंगल से लिखी गई है बात कि लिक्विडिटी गेट रेस्ट्रिक्टेड इन कैपिटल मार्केट। लिक्विडिटी नहीं है कैपिटल मार्केट में कि बेटा कंपनी ने एक बार इक्विटी शेयर इशू किया तो बेटा जिंदगी भर वो पैसे वापस नहीं देगी। दूसरी बात, अगर डिवेंचर इशू किया कंपनी ने, सर डिवेंचर कम से कम 5 साल के लिए इशू होता है एंड मैक्सिमम टेन्योर इज 20 ईयर। अगर 20 साल के लिए इशू करा तो सोचो 20 साल तक कैश नहीं मिलेगा, वो सिक्योरिटी लेके घूमते रहना। और सेम प्रेफरेंस की कहानी है, कम से कम 5 साल, मैक्सिमम टेन्योर इज 20 ईयर। 20 साल तक लेके घूमते ही रहोगे सिक्योरिटी को, पैसा नहीं मिल रहा। तो कंपनी क्योंकि 20 और कभी भी जिंदगी में 3 सिचुएशन है, इसके वैसे पूरी जिंदगी नहीं देती, इसके मैक्सिमम 20 साल, इसके मैक्सिमम 20 साल। तो सर कहां लिक्विडिटी है ये तो सोचो। ये तो हम आपस में खरीद बेच कर लेते हैं, वहां से पैसा आ जाता है, पर कंपनी के एंड से तो पैसा नहीं आता। ये उस एंगल से लिखा गया पॉइंट। हाँ सर अब बोलो। सर कर लेती है। अब बायबैक पता है आपको क्या सिचुएशन है? कंपनी का अपने शेयर को वापस खरीदना, पता है जिंदगी में एक आधी बारी होता है। और वो क्यों होता है वो भी एक अलग कहानी है। नहीं सर इस वजह से बायबैक नहीं होता, इस वजह से बायबैक नहीं होता। मैं आपको ना, चलो भाई तो पूछ रहा था, मैं बता ही देता हूँ भाई। एक ना सिचुएशन होती है, आप ना डेट इक्विटी रेशो पढ़ते हो, रेशोस में पढ़िए डेट इक्विटी रेशो, ठीक है। आइडियल डेट इक्विटी रेशो इज 2:1, ठीक है जी। मैं एक बात बोलता हूं तेरे को, मान ले कंपनी के पास इस टाइम पर मार्केट में इक्विटी इशू हुई है 5 लाख रुपए, ठीक है जी। और कंपनी को बहुत अर्जेंट 10 लाख रुपए की और जरूरत पड़ गई। कंपनी ने क्या किया, फिलहाल 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, बहुत अर्जेंट जरूरत थी, ठीक है ना, फटाफट से लोन मिल रहा था, लोन ले लिया। 10 लाख रुपए का लोन लेकर बैठ गए, 15 लाख रुपए से धंधा चलाते हैं, ठीक है जी। चलता रहा धंधा। जब धंधा ठीक चलने लग गया ना, अब कंपनी को क्या लगा कि मेरे पास डेट कितना है 2:1, इक्विटी कितना है, ठीक है ना 5 लाख है, 2:1 चल रही है सिचुएशन, बहुत अर्जेंट और पैसों की जरूरत पड़ गई, ठीक है ना। अब कंपनी ने क्या करा, अब कंपनी को लगा यार लोन नहीं मिलने का, ठीक है ना, हमने पहले ही बहुत लोन लिया हुआ, चल अब हम क्या करते हैं इक्विटी से पैसा उठाते हैं। फिर इक्विटी से 10 लाख रुपए और उठा लिए। अब कितने पैसे हो गए टोटल 25 लाख। इक्विटी से क्या चल रहा है 15 लाख, डेट से क्या चल रहा है 10 लाख। ये कहानी चलती रही 5 साल 7 साल 10 साल बीत गए और बहुत पैसा कंपनी ने जमा कर लिया, ये 25 लाख से धंधा चला। अब कंपनी को लगा यार मेरे को ना डेट इक्विटी रेशो को आइडियल मेंटेन करना है, मैं 2:1 पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि डेट में ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो इक्विटी में कभी नहीं हो सकते। ये बात मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आने दो चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेट में ऐसे दुनिया के लिए बहुत बड़ा मिथ है ये जो मैं बोल रहा हूँ, और 11th-12th के बच्चों के लिए बड़े खासकर 11th क्लास में बच्चा आता है, मैं पहला क्वेश्चन यही करता हूँ चैप्टर 8 पढ़ाने से पहले, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अभी मैं कर चुका हूँ क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है अच्छा कैंडिडेट या इक्विटी, मतलब अपना पैसा या दूसरों का पैसा। तो बेटा बच्चे का आंसर ही होता है अरे हमारा पैसा, इक्विटी। 12th क्लास में आप भी सर यही कह रहे थे, इतने खुश मत हो, मैंने आपसे पूछा था, सब कहते हैं इक्विटी अच्छा होता है, लेकिन डेट बहुत अच्छा होता है भाई। इसलिए कंपनी क्या चाहती है, जब इसको आइडियल बनाना चाहती है कंपनी, और 15 और 10 चल रहा है, कंपनी 10 लाख रुपए मार्केट से इक्विटी शेयर खत्म करना चाहती है, और कंपनी करोड़ों जमा कर चुकी है। कंपनी ने अचानक से बायबैक अनाउंस किया कि जिसके जिसके पास भी शेयर है 10 लाख रुपए के, मैं 12 लाख देती हूँ, लो आओ। कोई भी हंस के कूद के आएगा, मार्केट रेट 10 लाख चल रहा है, कंपनी 12 दे रही है, कोई भी आएगा 10 लाख के शेयर देगा, 12 लाख ले आएगा कंपनी से, कंपनी उन शेयर को फाड़कर फेंक देगी। अब उसके मार्केट में शेयर कितने रह जाएंगे 5 के, डेट कितना चल रहा है 10 का, 2:1 इज मेंटेन। इसलिए वो ये करते हैं। कोई भी, जब तू कह रहा था ना कि कंपनी अपने शेयर का दाम बढ़ाने के लिए करती है, या उसको एक्सपेक्टेड होता है कि उसका दाम बढ़ने वाला है इसलिए खरीदती है, कोई भी कंपनी को अलाउड नहीं होता अपने शेयर होल्ड करना, ये भी नियम है कंपनीज एक्ट में। तो अपना शेयर होल्ड ही नहीं कर सकती, दाम बढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगा, देना। सर बायबैक इसी एक सिचुएशन में होता है, टू मेंटेन दैट इक्विटी रेशियो एज 2:1।
समझ में आएगा? चलो ऐसे क्वेश्चन पूछते रहोगे तो सबको सीखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है ना? वरना मैं भी, ठीक है, नॉलेज सबके पास होती है यार, दे कौन रहा है यार, 100% कोई भी नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर पाता। ठीक है जी बेटा, बात समझ में आ गई जितनी अभी तक हमने बोली? ठीक है जी। अरे मैंने पहले ही बोला था थोड़ा लेट तक चलेगा, मैं शुरू करते टाइम ही बोल चुका हूँ। 6th 1 पढ़ना, क्या लिखा है बाबू? हमने कितने पढ़ लिए अभी? 5 पढ़ लिया ना बेटा। 6th 1 इज सेफ्टी एंड 7th 1 इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, दोनों साथ साथ हो जाएंगे। बाबू एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, आपने मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स देखे कौन कौन लोग थे, और आपने कैपिटल मार्केट के भी पार्टिसिपेंट्स देखे कि कौन कौन लोग थे? मुझे बताओ आपको क्या सेफर ज्यादा लगता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट? मनी मार्केट भाई, आरबीआई है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, शायद कोई नहीं भागता। पर बेटा कंपनीज, हाँ बड़े किस्से देखे हैं बेटा हमने, ठीक है ना? अरे बहुत कुछ देखा है यार मैंने तो अपनी जिंदगी में, ठीक है ना? हमने बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रॉड भी देखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, जहाँ कंपनियों की ऐसी तैसी फिर जाती है। अभी आपको पता है डेल्टा कॉर्प एक कंपनी है, ऑनलाइन कैसीनो भी खिलाती है, डेल्टा कॉर्प। हाल बताऊं उसका? अभी चल रहा है हाल। टोटल कंपनी 4,000 करोड़ के आसपास है, 4-4.5 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी। उसको जीएसटी का नोटिस आएगा 20,000 करोड़ का, कि उसने जीएसटी की चोरी करी है। 20,000 करोड़ का नोटिस है, विद टैक्स, विद इंटरेस्ट, विद पेनल्टी, और टोटल कंपनी 4,500 करोड़ की है। और मुझे तो लग रहा है सरकार कंपनी ले जाएगी कुछ दिन के अंदर, ऐसा हो जाएगा अगर ये प्रूव हो गया। कंपनी खत्म हो जाएगी रातों रात, और इतने लोग डूबेंगे ना। जिस दिन ये नोटिस आया और ये खुला, कंपनी का शेयर शायद 70-80 रुपए डाउन गया। इन्वेस्टर तो खत्म हो जाता है ना बेटा एक दिन में, 70-80 रुपए डाउन, जिसके 1000 शेयर हो तो हो गया, एक दिन में 70-80 हजार के नीचे आ गया आदमी। तो मैंने तो बहुत कुछ देखा हुआ है, ठीक है ना? और ये मैं बिल्कुल हाल ही का इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, 3 दिन पहले का, ठीक है जी? नई तरफ देखना होता है तो बेटा कौन से मार्केट ज्यादा सेफर है? ऑब्वियसली मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में तो बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, ये सेफर नहीं है। लेकिन बेटा जिंदगी का प्रिंसिपल है, मोर द रिस्क मोर द गेन। ज्यादा रिस्क कहाँ है बेटा? कैपिटल मार्केट में। तो बेटा अगर ज्यादा रिस्क यहाँ है तो रिटर्न भी कहाँ ज्यादा होगी? कैपिटल मार्केट में। ऑब्वियस, बड़ी ऑब्वियस बात, मानते हो ना? एक काम करो, चलो जो गूगल चला रहे हैं, सिर्फ ये डालना शेयर प्राइस ऑफ LTIM, शेयर प्राइस ऑफ LTIM, एक शेयर है। आज मैं बताना बच्चों को कितना बड़ा है, ऐसे करके ग्रीन सिंबल आ रहा होगा, कितने रुपए? 307 रुपए बढ़ा है आज में, और टोटल शेयर 5400 कुछ का हो गया होगा, 6863। सर आज में एक शेयर 300 रुपए बढ़ा है, ठीक है? अब मैं कहता हूं एक आदमी जिसमें 100 शेयर हो, बस 100 शेयर, सर आज में 30,000 रुपए कमा लिए। है दुनिया का कोई ईमानदारी का धंधा बेटा जो एक दिन में 30,000 रुपए दे दे आपको? सर बड़ी सिंपल सी बात है, मोर द रिस्क मोर द गेन, क्योंकि कैपिटल मार्केट इज अ रिस्की मार्केट, इसलिए बेटा रिटर्न भी यही ज्यादा है। यहाँ बेटा रिस्क नहीं है, बैंक है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो बेटा रिटर्न भी नहीं देते वो। अब बैंक में हम एफडी कराते हैं 6% ही तो मिलता है यार, रिस्क नहीं है और रिटर्न भी ऐसी है बेटा, 5-6% देते रहो, चुपचाप बैठते रहो। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है? तो बेटा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया। कल आएंगे प्राइमरी मार्केट शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।